नई दिल्ली के शास्त्री भवन में पीर के रोज मदरसा जदीदकारी के लिए फंड अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग हुई। इसमें बोर्ड के मेंबरान और रियासतों के मदरसा बोर्ड से जुड़े ओहदेदारान मौजूद थे। इस दौरान मदरसा मॉडर्नाइजेशन के लिए 120 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं। इनमें से 70 करोड़ रुपए यूपी के लिए दिए गए हैं। वहीं इस मीटिंग में मदरसा अप्रूवल बोर्ड के मेंबर शाहिद अख्तर ने कहा कि मदरसा जदीदकारी के लिए 1000 करोड़ रुपए तक का अप्रूवल होना चाहिए। सरकार इस सिमत में गौर कर रही है ताकि मदरसा टीचर्स की महीनों से रुकी हुई तनख्वाह दी जा सके उनको। आपका अपना चैनल, आपका अपना न्यूज चैनल जी सलाम मदरसा टीचर्स की तकलीफों और उनकी मांगों के साथ उनके मुजाहरों को आवाम और हुक्मरानों तक हमेशा पहुंचाने में पेश रहा है। यही वजह है कि हम वक्त वक्त पर इस मौजू पर गुफ्तगू भी करते रहते हैं, खबरें भी आपको दिखाते रहते हैं। और जिस तरह से मोदी हुकूमत में अक़लियतों के लिए सालाना बजट में हर साल इजाफा होता चला जा रहा है, उससे मदरसों की जदीदकारी के साथ साथ मदरसा टीचर्स की जिंदगी में भी खुशियां लाने की कोशिश जारी है। आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले मैं अपने रिपोर्टर शोएब रजा की एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 120 करोड़ रुपए कल रिलीज किए गए हैं। 1000 करोड़ रुपए रिलीज करने की मांग उठ रही है। उसका हदफ है ताकि मदरसों की जदीदकारी के लिए और उनके टीचर्स की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ बड़ा कदम उठ सके। पहले रिपोर्ट देखिए। MHRD के तहत चलने वाली स्कीम मदरसा मॉडर्नाइजेशन पर पिछले कुछ बरस से सबकी नजर है। लगातार ये मांग भी होती रही है कि इस स्कीम के तहत पढ़ाने वाले मदरसा टीचर्स के लिए सरकार बड़े फैसले ले। MHRD में इसी के तहत मदरसा अप्रूवल बोर्ड की अहम मीटिंग हुई, जिसमें 120 करोड़ रुपए रिलीज करने पर मुहर लगाई गई। इसमें से 70 करोड़ रुपए यूपी में मदरसा टीचर्स की तनख्वाह देने में खर्च किए जाएंगे। मदरसा अप्रूवल बोर्ड के रुकन शाहिद अख्तर का मानना है कि वो इस बात को जानते हैं कि ये पैसा भी कम है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि 1000 करोड़ तक बजट पास कराया जाए। इस मीटिंग में भी इन तमाम बातों को लेकर चर्चा हुई। बड़ी खुशी की बात थी सुबह से कि आज प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक है। मदरसा टीचर पूरे इंतजार में बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक ख़त्म हुई तो पता चला कि सिर्फ मदरसा आदमी का टीचर्स के लिए 70 करोड़ रुपए ही पास हुए हैं, जबकि 4 साल के मानदेय का करीब 1000 करोड़ रुपए बकाया था। जिस बात को शाहिद अख्तर कहते हैं, उसी बात को मदरसा मॉडर्न एजुकेशन एसोसिएशन के सदर एजाज अहमद ने मजीद रकम का मुतालबा किया है। SPQEM और IDMI के तहत रिलीज किया गया। साथ ही साथ उसमें आ रही डिस्क्रिपेंसीज और जो दिक्कतें थी उसको दूर करने के लिए चर्चा हुई और ये भी बातें आई कि 120 करोड़ जो बजट है ये बहुत ही कम है। इसको कम से कम मोर देन 1000 करोड़ रुपीस बजट होनी चाहिए, तभी हम ठीक ढंग से इस स्कीम को ठीक पूरे हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मदरसा जदीदकारी के मद्देनजर सरकार कई कदम उठा रही है। हालांकि बजट को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जल्दी ही इस सिलसिले में भी तेजी के साथ आगे बढ़ा जाएगा। जी मीडिया के लिए दिल्ली से शोएब रजा की रिपोर्ट। तो इसको हम एक उम्मीद की किरण कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से जी सलाम भी आपको लगातार दिखा रहा है। हम वक्त वक्त पर अपने रिपोर्टर्स के जरिए, और चाहे लखनऊ में मुजाहरा हो, चाहे भोपाल में मुजाहरा हो रहा हो, चाहे दिल्ली में मुजाहरा हो रहा हो, हम आपको बताते हैं, विशेष खास गुफ्तगू भी इस पर करते हैं कि किस तरह से उनके हालात हैं। जी सलाम के कैमरे के साथ हमारे रिपोर्टर्स से बात करते हुए मदरसा टीचर्स रो देते हैं, क्योंकि कई घरों के बच्चों की पढ़ाई छूट गई है। ये हालात हैं, लेकिन सरकार ने इसमें संजीदगी दिखाई है और जिस तरह से अब फंड रिलीज किया जा रहा है, पिछले साल भी 358 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन अभी सुनने में ये आता है कि उसमें, बाकी मेरे साथी शोएब आपको बताएंगे कि 30 करोड़ ही उसमें रिलीज हुआ है। तो ये इतनी स्पीड स्लो क्यों है, इस पर सवाल उठते हैं। लेकिन साथ साथ ये उम्मीद भी जागती है कि सरकार जो चाहती है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं कि मुसलमानों
मुसलमानों के एक हाथ में वो कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान करीम और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं, वो ख्वाब, वो सपना, यानी मदरसे इतने जदीद हो कि वहां से डॉक्टर इंजीनियर भी पढ़ करके निकले और मुल्क की खिदमत कर सके, जो ये सोच है इस सिमत में किस लेवल पर, किस हद तक काम हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे 5 सवाल जिनके चर्चा घूमेगी हमारा पहला सवाल है कि मदरसों की जदीदकारी को लेकर मोदी सरकार की सोच कितनी मुस्बत, पहला सवाल। हमारा दूसरा सवाल, मदरसा टीचर्स के लिए कब जारी होगी बड़ी रकम। तीसरा सवाल, मुस्लिम तंजीमें भी अब मदरसा मॉडर्नाइजेशन के हक में, क्या ये सरकार की पहल का असर है? क्योंकि लगातार अब कुछ मुस्लिम तंजीमें इस दिशा में आगे बढ़ी हैं, जो मुसलमानों की बड़ी तंजीमें कहलाती हैं, वो भी चाहती हैं कि मदरसों का आधुनिकीकरण हो, उनकी जदीदकारी हो। चौथा सवाल, अगर 2 या 3 दहाई पहले मदरसों के लिए ये पहल हो गई होती तो आज हालात कुछ और नहीं होते, इस पर भी हम बात करने की जरूरत है। मतलब पिछली सरकारों ने इस तरफ क्यों ध्यान नहीं दिया, और जब मौजूदा हुकूमत ने 2014 के बाद आई हुकूमत ने मदरसों के आधुनिकीकरण की, मॉडर्नाइजेशन की, जदीदकारी की बात की तो मुस्लिम समाज की तरफ से ही विरोध हुआ। अब धीरे धीरे हालात कुछ बदल रहे हैं, लेकिन अगर ये पहले हो गया होता तो आज हमें अच्छे रिजल्ट, अच्छे नताइज देखने को मिलते। पांचवा सवाल, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर के पीएम के ख्वाब को सच करने की पहल हो रही है क्या तेज? ये भी एक बड़ा सवाल है, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ आज बहुत अच्छा पैनल है, मैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहूंगा। मेरे साथ इस वक्त एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती शमून कासमी साहब स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। मुफ्ती साहब राष्ट्रवादी स्कॉलर के तौर पर अलग अलग टेलीविज़न चैनल्स पर आपको ज़्यादा नज़र आते हैं और बहुत ही मुखर अंदाज में और बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में अपना मौक़िफ़ रखते हैं। मुफ्ती साहब खैर मकदम है आपका। मैंने अपने साथ जोड़ा है दीवान मुकेश सिंह साहब को, सियासी तज्ज़ियाकार हैं, आज मेरे प्रोग्राम में पहली बार शामिल हो रहे हैं। मुकेश जी आपका स्वागत है, खैर मकदम है दीवान साहब। और हमारे साथ शुएब रज़ा भी जुड़ रहे हैं, मेरे रिपोर्टर हैं और हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और शुएब ही लगातार मदरसों को लेकर के और मदरसे टीचर्स को लेकर के जो दिक्कतें पेश आ रही हैं उसको आप तक लेकर आते रहे हैं जी सलाम के ज़रिए, और लगातार उन लोगों से जुड़े रहे हैं, उनके हालात को देख रहे हैं। तो मैंने अपने साथ शुएब को रखा है, वो इस पर बहुत अच्छे से रोशनी डालेंगे। फोन पर हमारे साथ शाहिद अख्तर साहब भी जुड़ेंगे, ये अप्रूवल कमेटी के मेंबर हैं। यासिर जिलानी साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तर्जुमान हैं, और लगातार जब भी मदरसों की बात हुई तो हमने उनको भी अपने साथ रखा था, उनसे भी हम बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले शुएब रज़ा आपके पास आना चाहूंगा। शुएब, ये मुझे सबसे पहले बताइए, ये 120 करोड़ रुपए जो अप्रूव हुए हैं, 70 करोड़ तो सिर्फ यूपी के लिए ही हैं, पूरे देश के लिए ये बहुत कम रकम है। 1000 करोड़ रुपए जारी करने की बात हो रही है, तो इस दिशा में कितनी संजीदगी से काम हो रहा है? मीटिंग में क्या कुछ हुआ कल? इमरान, देखिए ये एक बहुत बड़ा ये मसला है मदरसा टीचर्स का, क्योंकि पूरे देश में हम देखते हैं, पूरे मुल्क में तकरीबन 50,000 के करीब टीचर हैं, जिनमें से एक बड़ी तादाद यूपी की है। और पिछले करीब 1.5-2 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर ये प्रोटेस्ट करते हैं अपनी सैलरी के लिए, और ये डिमांड करते हैं कि उनकी का जो मानदेय है, उनकी जो सैलरी है उसको दिया जाए। और 1-2 इस तरह के वाक़े भी सामने आए कि खुदकुशी तक कर ली इन टीचर्स ने पैसों की कमी या सैलरी ना मिलने की वजह से, जिसके बाद जब हमने खबर दिखाई तो हुकूमत ने भी संजीदगी दिखाई थी, और तकरीबन क्योंकि 2018 में खबर आई थी और हमने दिखाया भी था कि 358 करोड़ के करीब रुपये अप्रूव किए गए थे कि इतने जो पैसे हैं वो रिलीज़ किए जाएंगे। लेकिन जो हमें जानकारी है उसके मुताबिक यही है कि बहुत बड़ा हिस्सा उसका रिलीज़ अभी तक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मदरसा टीचर्स नाराज़ भी थे। लेकिन जो कल बैठक हुई, कल रात का टाइम था, शाम के वक्त MHRD में, वहाँ पर सचिव कई सेक्रेटरी भी मौजूद थे। पहले तो मुझे बताइए कि अप्रूवल कमेटी जो है जिसकी कल बैठक थी, बेसिकली इसके अख्तियारात क्या हैं, क्या अधिकार हैं इसको, और किस तरह से ये कितना पैसा जारी कर सकती है, क्योंकि ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा पैसों की है। बिल्कुल, देखिए जो अप्रूवल कमेटी के जो मेंबर है शाहिद, हमने उनसे बात की कि कल मीटिंग जो हुई कल शाम, उसमें क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि जो मीटिंग थी उसमें लंबे वक्त से क्योंकि डिमांड थी कि पैसा अप्रूव किया जाए और इसको रिलीज़ किया जाए, तो 120 करोड़ रुपए के करीब वहाँ पर अप्रूव किया गया पैसा,
उसमें से 70 करोड़ उत्तर प्रदेश के लिए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा मदरसा टीचर्स है। और उन्होंने 2 बातें और बड़ी कही। उन्होंने कहा कि वो इस बात को जानते हैं कि और पैसे की जरूरत है, इसलिए वो चाहते हैं और इस तरह की कोशिश उनकी है। ये बात मीटिंग में भी सामने आई, जो सेक्रेटरी वहां पर मौजूद थे उनके सामने, कि तकरीबन 1000 करोड़ रुपए तक का जो बजट है वो इसके लिए रखा जाए, ताकि तमाम जो टीचर्स है उनका जो मानदेय, उनकी जो सैलरी है वो उनको राहत मिल सके। इसके अलावा इन टीचर्स की सैलरी बढ़ाने की भी बात पिछले साल भी क्योंकि की गई थी, हालांकि उस पर अमल अब तक नहीं हुआ, तो कल फिर से वो मांग उठी कि उस पर अमल किया जाए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हुकूमती सतह पर एक ये कोशिश हो भी रही है, लेकिन उस पर तभी बेहतर उसके नतीजे आएंगे सामने, और शायद मदरसा टीचर्स को भी ज़्यादा यकीन तभी बढ़ेगा जब इस पर अमल होगा। ये बात सही है कि उस बात को मान भी रहे हैं जो मेंबर है कमेटी के, कि वाकई इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है और वो MHRD के तहत काम करते हैं। नहीं, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं शोएब रजा की लगातार जो वजारत अक़लियती उमूर है उसके जरिए अक़लियतों का बजट तो बढ़ाया जा रहा है, मजीद इजाफा उसमें हर साल हमें देखने के लिए मिलता है। वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी की क़यादत में बहुत तेजी से काम हो रहे हैं। इधर अगर हम देखें, इस शोबे में हम देखें, जो कि मदरसा इस हुकूमत का एक बड़ा हदफ है, मदरसों की जदीदकारी इस हुकूमत की एक बड़ी प्रायोरिटी है, वजीर आज़म का एक बड़ा ख्वाब है। ऐसे में इस सिमत में पैसों की तंगी होना या कमी होना या हाथ कुछ खींचना, ये कुछ अजीब सा लगता है। देखिए इमरान, एक चीज़ हमें समझनी होगी कि जो MHRD के तहत जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम चल रही है उसका बजट कम है, सिर्फ 120 करोड़ के करीब ही हमने देखा कि वो रखा गया है। तो कहीं ना कहीं मंत्रालय या मिनिस्ट्री के लिए भी मुश्किल होता है इन तमाम चीज़ों को करना। तो जो मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा भी जो पैसा है वो देने की कोशिश शायद सरकार की तरफ से अब की जा रही है, और शाहिद अख्तर जब जुड़ेंगे तो यकीनन वो इसकी बारीकियों को हमें इसलिए ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्या वाकई सरकार जो बजट रखा गया है मदरसा मॉडर्नाइजेशन के तहत, इस स्कीम के तहत, क्या उससे अलग भी जाकर MHRD मदरसों की जदीदकारी के लिए काम करने की कोशिश कर रही है क्या? अगर वाकई ये तमाम चीज़ें, क्योंकि एक चीज़ और है, क्योंकि इसमें कुछ जो फीसद है वो हुकूमत, जो सूबाई हुकूमत है उसकी तरफ से भी दिया जाता है, और कुछ पैसा जो कुछ फीसद है वो मरकज़ की तरफ से दिया जाता है। तो पिछले साल हमें जो जानकारी मिली थी उसमें कुछ तब्दीली की गई थी। जो नियम थे, पहले मरकज़ ज़्यादा पैसा देता था और स्टेट गवर्नमेंट कम देती थी, लेकिन पिछले साल से जो फीसद है, प्रतिशत है, वो स्टेट का ज़्यादा बढ़ाया गया, मरकज़ का कम किया गया। तो इन तमाम चीज़ों में भी कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। कई बार मरकज़ जारी कर देता है, स्टेट गवर्नमेंट जारी नहीं करती, और कई बार स्टेट देने की कोशिश करता है तो मरकज़ की तरफ से देर होती है। तो एक कहीं ना कहीं एक सामंजस्य बैठाने की ज़रूरत है। लेकिन उसके चलते इन मदरसों से जुड़े हुए जो टीचर्स हैं उनकी जिंदगी में बड़ा भूचाल आ जाता है। उनकी मुश्किलें लगातार हम जी सलाम के जरिए आपको दिखाते रहे हैं, और लगातार उनकी तकलीफों को ये वाहिद चैनल है उठाता रहेगा हर मोर्चे पर। अब मैं मुफ्ती साहब के पास आता हूं। मुफ्ती शमून कासमी साहब मेरे साथ हैं। मुफ्ती साहब, अब कई मुस्लिम तंजीमें भी, जमीयत उलमाए हिंद वगैरह भी आ गई, इन्होंने भी तजवीज़ पास की कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, कम से कम 12वीं तक के उनको तमाम तरह की तालीम देनी चाहिए, ताकि यहाँ से भी निकले बच्चे आगे जाकर के डॉक्टर बन सके, इंजीनियर बन सके, हायर एजुकेशन हासिल कर सके। मतलब उनको इस तरह से तैयारी करानी चाहिए। सवाल यह है कि आखिर इतना वक्त क्यों लग गया मुस्लिम संगठनों को, मुस्लिम तंजीमों को इस पहल को करने में? हाँ, देखिए, मैं एक बात तो आपको ये बताना चाहूँगा इमरान साहब, कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मैं कोर्ट का मेंबर हूँ, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब कोर्ट में मैं पहुँचा तो उससे पहले मेरा जो हिस्सा शुरू हुआ कोर्ट के मेंबरशिप का, तो उस वक्त ज़मीरुद्दीन शाह साहब उस वक्त वहाँ वाइस चांसलर थे, और मेंबर बनने से पहले भी मेरी मुलाकातें उनसे होती थी। तो हमने उनसे कहा कि मदारिस इस्लामिया को हमें इनके लिए कोई ऐसा फलाह का काम करना चाहिए। तो वहाँ एक ब्रिज कोर्स के नाम से 1 साल का ब्रिज कोर्स होता है, और उसे कोर्स को करने के बाद जो मदरसों से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं वो अलग अलग मुख्तलिफ कोर्सों में उनके एडमिशन हो जाते हैं। यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग को छोड़ करके बाकी अक्सर काफ़ी उसमें उनको एडमिशन मिल जाता है।
اور پھر وہ پروفیسر بن جاتے ہیں یا اور آگے جا کے ان کا اچھا مستقبل بن جاتا ہے. اب یہ ایک بہت ہی خوشائند بات ہے اور جو مسلم تنظیموں نے اس پہ اپنا جو آج یہ ان کا رد عمل آیا ہے یہ خوشائند بات ہے کہ ہم اس باتوں کو کہتے آئے تھے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو آگے نہیں لائیں گے اور اسلام کی جو ایجوکیشن ہے جو اس کی تعلیم ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ اسلام نے کہا کہ ہر بچے پر مرد ہو یا عورت اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جس سے اسے حرام اور حلال کا پتہ چل جائے. ان ساری چیزوں کے ساتھ یعنی دین کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اسے دنیا میں بھی رہنا ہے. تو اب آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سرکار کا جو بہت ہی کھلا پن ہوا ہے اور سرکار نے سپورٹ دینے کی جو کوشش کی ہے اور جس طرح سے مدارس کو مکھیہ دھارا سے جوڑنے کی اور اس کے اسٹوڈنٹ کو تاکہ وہ مختلف میدانوں میں آگے جائیں اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ میری بیک گراؤنڈ مدرسہ ہے اور میں نے یہ دیکھا کہ ان تمام سپورٹ نہ ہونے کے باوجود وہ اپنے طور سے وہ لوگ آگے جاتے تھے اور انہی مدرسوں سے IAS اور IPS بھی بنے ہیں. وہ کب بنے؟ اب آج اگر یہ چیزیں ہوں گی تو وہ راشٹر وادیتا کی طرف آئیں گے, راشٹر کو سمجھنے کا کام کریں گے. اس لیے کہ دوہری چیز ہو جائے گی کہ اسلام خود راشٹر وادیتا کی ایجوکیشن دیتا ہے یعنی ملک سے محبت اور ادھر وہ ایجوکیشن ہم دونوں جب پڑھیں گے کہ دین اور دنیا دونوں یعنی عصری تعلیم اور لیکن مفتی صاحب یہ بھی تو سچ ہے کہ انہی علماء حضرات نے انہی مدرسے کے لوگوں نے شروعات میں یہ مدرسہ ماڈرنائزیشن کا بڑا سخت وروध کیا تھا. جب مدرسوں کو ڈیجیٹائز کرنے کی بات ہوتی ہے ان میں 100% ٹرانسپیرنسی لانے کی بات ہوتی ہے تب بھی یہ وروध پر اتر آتے ہیں, پورا ریکارڈ نہیں دینا چاہتے ہیں. تو یہ حالات بھی تو ہیں. کیا یہ وجہ کیا ہے؟ یہ اتنے سالوں سے جو دبدبہ بنا کر رکھا گیا تھا یا جو کارگزاریاں کی گئی تھیں یہ وہ کھل نہ جائیں 2014 کے بعد, کیا اس کا ڈر ہے؟ نہیں, میں آپ کو ایک بات آپ نے یہ کہہ کر کے مجھے ایک بہت اچھی بات آپ نے یاد دلائی. تھوڑا پیچھے جانا چاہوں گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علماء, میں تحریک ریشمی رومال حضرت شیخ الہند جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی, تو جس وقت وہ مالٹا کی جیل سے جب لوٹ کر کے آئے ہیں تو انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا. عمران صاحب, یہ میں ایک تاریخی چیز بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد علی گڑھ جا کر کے علی گڑھ کی جامع مسجد میں 1920 کے اندر رکھی اور انہوں نے اس وقت وہی جملے میں ان کے ارشاد میں اپنی زبان سے کہوں گا کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی کہ جس قوم کے نوجوانوں کے فکر میں میں اس پیرانہ سالی میں میری ہڈیاں پگھلی جا رہی ہیں. جب میں نے دیکھا کہ وہ مدارس سے زیادہ اسکول اور کالجوں کے اندر ہیں تو میں نے ایک قدم علی گڑھ کی جانب بڑھایا. اور علی گڑھ کی جانب بڑھانے کا مطلب یہ تھا کہ تاکہ جا کر کے وہاں وہ عصری تعلیم حاصل کریں اور علی گڑھ کے لوگ دیوبند آ کر کے دینی تعلیم حاصل کریں. ایسا سلسلہ رہا بھی. تو میں آج یہ بات کہنا چاہوں گا, بیچ میں جو گیپ آیا ہے یعنی حضرت شیخ الہند وہ ہیں جنہوں نے تحریک ریشمی رومال شروع کی. مولانا برکت اللہ بھوپالی اور مولانا عبید اللہ سندھی وہ ہیں جو پہلے جو ہے برکت اللہ بھوپالی کو پہلا پرائم منسٹر بنایا گیا اور راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو اس کا پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا جو پہلی جلا وطنی کی حکومت بنی تھی اور مولانا عبید اللہ سندھی اس کے ہوم منسٹر تھے. تو میں آج آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ علماء کا مستقبل, علماء کا جو ماضی ہے وہ بڑا تابناک ہے. مگر جو موجودہ اس میں کیا ہوا, لیکن سیاست نے جو پچھلے 60-70 سالوں میں گڑبڑیاں کروائی نہیں وہ صرف یہ تھی اور مدرسوں کو صرف اسلامی تعلیم تک سیمت رکھ دیا, محدود رکھ دیا, اور جب موجودہ حکومت نے 2014 میں آنے کے بعد یہ بات کرنا شروع کیا تو سب کو تکلیف ہونے لگی, جس کا خامیازہ بچوں کو بھی بھگتنا پڑا, ٹیچرز کو بھی بھگتنا پڑا. دیش نے بھگتا, دیش نے, میں آپ کو بات کہنا, ملک نے بھگتا, امت نے بھی بھگتا. عمران بھائی آپ نے ایک اچھی بات یاد دلائی, میں بھول جاؤں گا. میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے, دیکھیں راشٹر کیا ہے, ملک کیا ہے. میرا ملک میرا گھر ہے اور اگر میں اپنے گھر کو سجا کے سنوار کے نہیں رکھوں گا اور اس کی ایجوکیشن میں اپنے بچوں کو نہیں دوں گا تو آپ یہ سمجھیے کہ نقصان ہوگا. جیسے ابھی حال میں میکالے کی ایجوکیشن کا حوالہ دیا جاتا کہ انگریز چلے گئے مگر انگریزوں کے اثرات ہمارے یہاں تھے. ہم انگریزی تعلیم کے لیے کہیں ممانعت نہیں ہے. میں میکالے کی بات اس لیے کر رہا ہوں, ابھی پچھلے دنوں جو پچھلی سرکار میں مودی جی کی
HRD मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर जी, तो वहां मैं उस प्रोग्राम में शामिल था कि स्वामी रामदेव जी के यहाँ अमित शाह जी गए हुए थे और उन्होंने वहां ये रखा, प्रकाश जावड़ेकर जी भी थे और आजहानी हमारे जो वित्त मंत्री थे जेटली जी वो भी थे, तो उन्होंने वहां मुतालबा किया कि हमारा एक बोर्ड होना चाहिए और वो बोर्ड क्या हो, यानी जो गुरुकुलम के अंदर बच्चे पढ़ते हैं वैदिक बोर्ड, तो वैदिक बोर्ड बना और वैदिक बोर्ड बनने के बाद उसकी मंजूरी मिली इसी सरकार के अंदर। मैं तो ये बात कहना चाहूंगा सरकार से कि जिस तरह से एक वैदिक बोर्ड बनाया है स्वामी रामदेव जी के नेतृत्व में, मैंने स्वामी जी से एक बात कही थी कि स्वामी जी वैदिक बोर्ड के साथ साथ एक मदरसा बोर्ड भी उससे मुल्हिक होना चाहिए और मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा आपके जरिए से कि एक ऐसा बोर्ड बनाइए और ताकि इन मदरसों को उससे जोड़ करके हम राष्ट्रवादिता को और आगे बढ़ा सके, और राष्ट्र नहीं है तो हम कहां हैं। इसलिए बात मैं कहना चाहूंगा, मैं उन लोगों के बारे में नहीं कहना चाहूंगा किसने क्या किया, हमें आज अगर दीवान साहब के पास अगर हमसे गलतियां हुई तो आगे हो जाए। दीवान मुकेश सिंह जी, हुकूमत ने खास तौर से मोदी हुकूमत ने, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अकलियतों के साथ जो छल हुआ उसमें छेद करने का वक्त आ गया है। जब उन्होंने दूसरी बार अपना कार्यभार संभाला, जब वो तमाम लोगों को से खिताब कर रहे थे, छल में छेद करने में बहुत सारी चीज़ें हैं, ख़ास तौर से अकलियतों के हवाले से, बिलखुसूस मुसलमानों के हवाले से और उसमें भी उनके एजुकेशन के हवाले से। क्या लगता है जिस तरह की फंडिंग हो रही है, ठीक है अभी पैसे कम हैं, लेकिन क्या नियत में कुछ कमी है या फिर वाकई ये नियमों का कुछ हवाला है? क्या लगता है इस दिशा में बड़े कदम उठाए जा सकते हैं? लग रहा है आपको ऐसा हो सकता है बिलखुसूस मुसलमानों के लिए? देखिए, अगर हम इसे पॉजिटिव वे में लें तो देखिए कहीं ना कहीं ये विकास की जो डोर मोदी जी की है और जिन्होंने जो फंडिंग की बात है, फंड कम नहीं है, इसको ज़रूरत पे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर बात की गई है फंडिंग पे, सरकार सोच रही है आज, अगर 70 साल की बात करें, सरकार ने मदरसों के बारे में कभी नहीं सोचा। सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है, सरकार डेवलपमेंट करना चाहती है, सरकार जातिवाद में न फंसकर हर एक व्यक्ति का विकास करना चाहती है। मदरसों का विकास बहुत ज़रूरी है, अगर देश का विकास करना है तो मदरसों का विकास होना ज़रूरी है। और ये बहुत ही फंडिंग के जहां आप बात कर रहे हैं कि 1000 करोड़ की होनी चाहिए या 120 करोड़ की फंडिंग सैंक्शन हुई है, हमारा ये मानना है कि पहले हम 120 करोड़ जो फंडिंग है वो हम तक मदरसों तक पहुँचे, उसके बाद ज़रूरत पड़े, सरकार इसमें काम कर रही है, सरकार से और लिया जा सकता है। तो ये बड़ी बात है अपने आप में कि सरकार ने मदरसों के बारे में सोचा, ये बड़ी बात है, इसका स्वागत हमें करना चाहिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए, मतलब जो रकम जारी हो रही है वो वक्त पर उन लोगों तक पहुंचे जो इसके हकदार हैं, उन बच्चों तक पहुंचे, उन टीचर्स तक पहुंचे जिनकी ज़िंदगी में पिछले 2-2.5 सालों से बहुत मुश्किलात हैं और जिनके त्यौहार, जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर हो रही है, जिनके सामाजिक काम मुतासर हो रहे हैं, वो हम लगातार शोएब के ज़रिए दिखाते रहते हैं। शाहिद अख्तर साहब भी शायद मेरे साथ अभी जुड़ेंगे और यासिर जिलानी साहब भी मेरे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ेंगे। लेकिन शोएब, बड़ा सवाल जो दीवान साहब ने उठाया कि जो भी रकम जारी हो रही वो वक्त पर उनके जो वाकई जो उसके जिनके लिए वो रकम मुख्तस की गई है उन तक पहुंचे, इसको देखना, इस ट्रांसपेरेंसी का भी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, देखिए ये तो बड़ा अहम है किसी भी स्कीम के लिए कि जो भी फंड रिलीज़ होता है वो उन लोगों तक पहुंच भी रहा है या नहीं, ये एक बड़ा कदम है। इस मामले में ये सही है कि ट्रांसपेरेंसी है और एक पारदर्शिता रखी गई सरकार की तरफ से, क्योंकि जो मानदेय का जो मामला है या सैलरी का जो मामला है वो सीधे तौर पर मदरसा टीचर्स के अकाउंट में पहुँचती है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। और जो जदीद तालीम की जो बात है, जिस तरह से जो बात हो रही है कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन को लेकर सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं, एक बड़ी बात जो आपने भी की कि मुस्लिम तंजीम ख़ास तौर पर जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जो कुछ ही दिन पहले एक प्रस्ताव पास किया गया, उसके बाद कई लोगों से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने इस बात को कहा कि शायद ये जो कदम अभी उठाया गया है ये अगर 20 या 30 साल पहले उठा लिया जाता तो 2 पीढ़ी कम से कम मुसलमानों की जो मदरसे में पढ़ी है। ये बात सही है कि मुसलमानों को इमामों की भी ज़रूरत है, मुसलमानों को मदरसों की भी ज़रूरत है, वहाँ मदरसा टीचर्स जो इस्लामी तालीम दे उनकी ज़रूरत है, लेकिन उन्हीं मदरसों से इंजीनियर या फिर डॉक्टर उस तरह के भी जो बच्चे हैं वो निकलते, क्योंकि 12वीं तक अभी एक प्रस्ताव जो पास किया गया जमीयत की तरफ से उसमें ये कहा गया है
कि अब 12वीं तक इस तरह का एक कम से कम इस तरह की कोशिश तमाम मदरसों को करनी चाहिए कि वो अलग अलग बोर्ड से एफिलेटेड हो या जिस तरह से भी, लेकिन 12वीं तक की तालीम वहाँ दी जाए। उसके बाद आप साथ साथ इस्लामी तालीम भी हासिल करें। जब मदरसे से आप मौलवियत की डिग्री ले तो आपके पास 12वीं तक की वहाँ तालीम भी हो, फिर आप किसी डिग्री कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोनों ही दुनियावी और दीनी तालीम आपके पास होगी। सरकार की तरफ से जो जदीद कारी के लिए जो स्कीम चलाई जा रही है उसमें, और जो चंदे से चलने वाले मदरसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो अलग अलग तंजीमें हैं वो चाहती है कि मुदाखलत सरकार की ना हो मदरसों में, तो इसमें फ़र्क यही है कि जिन मदरसों को सरकार एड देती है, पैसा देती है, जाहिर सी बात है कि सरकार का उन पर कंट्रोल भी होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि जो ऐसे मदरसे हैं जहाँ पर जो चंदे से चलते हैं वो किस तरह से एक तरीके से एक हिकमत अमली उनकी रहेगी कि 12वीं तक वो तालीम देंगे अगर, तो वो क्या बोर्ड से एफिलिएशन लेंगे या अलग से कोई ऐसी हिकमत अमली उनकी रहने वाली है कि वहाँ पर वो जो बच्चे हैं उनको स्कूली तालीम भी वो अलग से देंगे। क्या रहेगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ शब, आपके पास भी लौट रहा हूँ और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से भी बहुत सारी बात करेंगे। खास बात यह है कि अब ये वो वक्त आ गया है कि जब मदरसों को लेकर के जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सोच है, सरकार की सोच है, जो 2014 के बाद ही साफ होनी शुरू हो गई थी, उसको अमली जामा ढंग से पहनाया जा सके और उस दिशा में उस सिमत में हुकूमत तेज़ी से कदम बढ़ा रही है। तो सब तरफ से उसका इस्तकबाल होना चाहिए और जो चीज़ें आ रही हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और कहीं ना कहीं ताउन भी करना चाहिए। लेकिन हाँ, हमें फिक्र है उन मदरसा टीचर्स की जिनकी सैलरी को लेकर के लगातार पेंच बना हुआ है और उनकी ज़िंदगी को भी देखना होगा कि उनकी ज़िंदगी में कैसे खुशहाली आए।